Hello students, welcome to the class and in this lecture we will discuss about the conductance। आज की इस क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बेटा कंडक्टेंस। तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ध्यान से समझना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स अगर आपको लगाने हैं तो आपको कंडक्टेंस को समझना बेटा बहुत ज़रूरी है। कंडक्टेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो जानते हैं बेटा कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस को जानने से पहले बेटा आपको कुछ चीज़ें और भी समझनी होंगी और वो क्या है वो देखो बेटा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना होगा कि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब देखो पहले तो हम कंडक्टेंस समझते हैं। कंडक्टेंस एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि मान लो कि अगर हम फिजिक्स अगर डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि कंडक्टेंस जो है बेसिकली एक तरह का एक मेटालिक वायर होता है। फिजिक्स के अंदर जो कंडक्टेंस डिस्कस होता है, फिजिक्स में जो हम जो कंडक्टर्स डिस्कस करते हैं वो बेसिकली मेटालिक वायर्स होते हैं। अब जैसे कि सपोज दैट ये एक मेटालिक वायर है, ठीक है। आपको पता है कि मेटालिक वायर के सरफेस पर काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम ये होता है कि जब यहाँ पे इस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पर, जैसे कि मान लो कि एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है, तो जब इसके एंड पॉइंट्स पर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अब अप्लाई किया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यहाँ पे फ्लो करते हैं और यहाँ पे चार्ज को फ्लो करते हैं। तो चार्ज को फ्लो करने की जो टेंडेंसी है, द टेंडेंसी टू कैरी द चार्ज, यानी कि चार्ज को कैरी करने की जो टेंडेंसी जो होती है, इस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। तो बेसिकली एक टॉपिक हमने और भी तो पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, क्या है वो रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली पहले हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, उसके बाद हम करेंगे बात कंडक्टेंस की बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि करंट के फ्लो को रोकने का प्रयास करती है। जब किसी कंडक्टर से होकर के करंट पास हो रहा होता है तो करंट पास हो रहा है उसको रोकने का जो प्रयास करती है उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि लास्ट हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि फिजिक्स के अंदर जो है वो मेटालिक कंडक्टर डिस्कस होते हैं और केमिस्ट्री के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स डिस्कस होते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मेटालिक कंडक्टर हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ओबे करते हैं ओम्स लॉ को बेटा, ओबे करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, चाहे मेटालिक कंडक्टर हो इन फिजिक्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो इन केमिस्ट्री, दोनों के दोनों कंडक्टर्स जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था कि ओम्स लॉ ये कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन इट, है ना। यही तो होता है ओम्स लॉ, V प्रोपोर्शनल I इक्वेशन नंबर 1। अब आगे कहा गया अकॉर्डिंग टू विच, यानी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग द रेजिस्टेंस जो होता है यानी कि R, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, R होता है, ओके। रेजिस्टेंस यानी कि R ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, इट इज़ द रेशियो, वो रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V और टू द करंट यानी कि I। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट यहाँ पे मिलता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं यहाँ पे R। तो V इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, R इंटू आई हो गया। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे R की बात करेंगे तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन I यहाँ पे हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ पे यही कहने की कोशिश की जा रही है कि ये जो रेजिस्टेंस जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंट और करंट के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे R की बात करेंगे तो R के बारे में हम सभी जानते हैं, बेसिकली सभी को पता है कि R यहाँ पे क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट हम सभी जानते हैं, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम होता है, ओके। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा, ओम होता है। अब ओम को एक ओमेगा के सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे इस तरह से दिखाते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये ओमेगा है, कैपिटल ओमेगा होता है बेटा, जिसे हम ओम के द्वारा सिंपलाइज करते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे सीखा कि भाई रेजिस्टेंस तो हम लोग सीखे। तो रेजिस्टेंस का काम ये है कि जब इस कंडक्टर के अंदर से होके करंट पास हो रहा होगा तो ये उसे रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच ट्राइंग टू ऑब्ट्यूस और विच ट्राइंग टू लाइक अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि करंट फ्लो को रोकने का प्रयास करती है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर ऊपर यहाँ पे बात करूँ कंडक्टेंस, अब कंडक्टेंस का अगर एक मीन अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे होता है टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना ही क्या कहलाता है बेटा, कंडक्टेंस कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के जो कैरेक्टर है वो क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस रोकने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं एक लॉजिक समझ में आता है, कंडक्टेंस का मतलब होता है करंट को फ्लो करना और रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना।
तो आई थिंक सो दैट ये दे बोथ आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। भाई रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस रोकने का काम कर रहा है ना, क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। भाई रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और कंडक्टेंस जैसे हम जी या फिर जी स्टार के द्वारा डिनोट करते हैं, वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। फ्लो कह सकते हैं या फिर हम अलाउ कह सकते हैं। तो यहाँ पे बात समझ में ये आती है कि ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है कि हमने सीख लिया भाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के बाद आगे हम टॉपिक सीखते हैं, जैसा कि टॉपिक यहाँ समझ में आ रहा होगा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बेसिकली जी या कभी कभी किसी किसी बुक में जी स्टार लगा देते हैं, तो जी या फिर जी स्टार के द्वारा डिनोट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की, बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट फेवर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को फेवर करना। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, वो रोक रहा था, अपोज कर रहा था, और ये क्या करेगा, ये फेवर करेगा। तो बेसिकली इस बिहार पे ये भी कहा जा सकता है कि द कंडक्टेंस, अगर हम कंडक्टेंस की बात कर रहे हो, ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर हम यहाँ बेसिकली अगर हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो जो कंडक्टेंस जो होती है बेटा, कंडक्टेंस बेसिकली कंडक्टेंस के बारे में ये कहा जा सकता है कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, है ना। ये जो है बेटा रेजिस्टेंस के कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब कंडक्टेंस को क्योंकि हम जी स्टार के द्वारा डिनोट करते हैं, तो जी स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r। ठीक है, तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, जी स्टार इक्वल टू 1/r हो गया। अब जैसे कि अगर हमें जी स्टार की अगर हमें यूनिट अगर हम पता करनी है कि इसकी यूनिट यहाँ पे क्या होगी, तो उसे करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जी स्टार की यूनिट हमें निकालनी है। तो बाकी राइट हैंड साइड में जो भी यूनिट है उनकी वैल्यू लगा दो। जैसे कि यहाँ पे आर है, तो आर की यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आर की यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। अगर इस ओम को अगर हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं, तो ओम पे आ जाएगा इनवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जी स्टार की जो यूनिट निकल के आई वो क्या निकल के आई, ओम इनवर्स। अब आपको और भी ध्यान रखना होगा कि जो ओम इनवर्स जो होता है, इसे बेसिकली हम यहाँ पे MHO या जिसे हम मो पढ़ते हैं, मो भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको कहीं भी ओम इनवर्स नहीं दिख रहा है, तो उसकी जगह वहाँ पे मो भी दिख सकता है। और यहाँ पे एक यूनिट और आती है, यहाँ पे इसे बेटा हम लोग साइमन भी कहते हैं। तो साइमन हुआ, ओम इनवर्स हो गया, या जो मो हो गया, इन सबका एक ही यूनिट है। तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ भी पा रहे होंगे कि जो जी होता है या फिर जी स्टार जो होता है, इसकी यूनिट हम या तो मो लगा सकते हैं, या फिर ओम इनवर्स लगा सकते हैं, या फिर हम क्या लगा सकते हैं, साइमन लगा सकते हैं, यानी कि एस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दो टॉपिक हो गए, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, और रेजिस्टेंस का जो अपोज होता है, रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है, वो हमने पढ़ लिया कंडक्टेंस। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे हमें पढ़ना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हमें पढ़ना है जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे, हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में कुछ चीज़ें सीखी होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने सीखा होगा, पहले तो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था, और वो आज भी सीखेंगे, कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, किसी भी जो कंडक्टर का, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, या फिर यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, या फिर मेटालिक कंडक्टर हो, उनका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू इट्स लेंथ। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना होगा। देखो बेटा, क्या होता है कि अगर हम बात कर रहे हों, कि अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स के अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं बेटा, वो कुछ इस तरह के होते हैं। फिजिक्स के अंदर के जो, फिजिक्स में हम बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं, है ना। फिजिक्स जो डिस्कस करती है, वो मेटालिक कंडक्टर को डिस्कस करती है, मेटालिक कंडक्टर्स, है ना। मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है कि सर इस तरह के यहाँ पे एक वायर शेप में, यहाँ पे एक इसका एंड पॉइंट ये होता है, और एक एंड पॉइंट यहाँ पे ये होता है। ठीक है, अब ये जो एंड पॉइंट है, सपोज दैट ये जो मेटालिक कंडक्टर है वो एक वायर है। तो वायर तो आपने देखा ही होगा, वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, जिसका इस तरह से ये इसकी लेंथ होती है बेटा। अगर हम बात करेंगे, इसको हम यहाँ पे इसकी लेंथ सपोज कर लेते हैं, ये यहाँ पे लेंथ है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ये जो थिकनेस जो होती है, इसे बेसिकली फिजिक्स में कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। इसे हम बेसिकली बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अब क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर शेप का है, तो अगर इसका एरिया पूछा जाएगा, तो आप बताओगे एरिया इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये होगी लेंथ।
ठीक है। अभी क्या होता है कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जो कंडक्टर होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है कि इस तरह का एक बीकर होता है बेटा। अब इस बीकर के अंदर मेटल के बने हुए दो इलेक्ट्रोड प्लेट होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, मेटल की बनी हुई दो इलेक्ट्रोड प्लेट होती है, मतलब इलेक्ट्रोड मतलब जो भी मेटल हो उसकी बनी हुई इस तरह की प्लेट हो, जैसे कि एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट यहाँ पे ये रही, दो प्लेट्स होती है बेटा। ठीक है। अब ये जो दो प्लेट्स हैं वो एक कंडक्टिंग वायर के द्वारा एक बैटरी के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, जैसे कि ये बैटरी है बेटा। ठीक है। अब बैटरी का ये जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है। एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो एक बैटरी से इस कंडक्टिंग वायर के द्वारा इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, ये जो इस तरह से सिस्टम जो दे रखा है इसके अंदर जो है यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी भरा होता है। ये जैसे कि मान लो कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब अगर आपके माइंड में ये डाउट आता हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है बेसिकली एसिड बेस और सॉल्ट के एक्वेस सॉल्यूशन होते हैं। तो बेसिकली ये हमने यहाँ पे लिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ है ना। और ये क्या है, ये हमारे पास बेसिकली बैटरी है। दिस इज द बैटरी। ओके, ये बैटरी हो गई। और ये क्या है, दीज आर मेटल इलेक्ट्रोड, ये मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड। ओके। तो हमारी जो केमिस्ट्री है ना बेटा, हमारी केमिस्ट्री इस तरह के इलेक्ट्रोड को डिस्कस करती है। इन इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर कंडक्टर। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बेसिकली, है ना। और ये क्या है, ये मेटालिक कंडक्टर है। दिस इज द मेटालिक कंडक्टर। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारी जो फिजिक्स होती है वो मेटालिक कंडक्टर को डिस्कस करती है और केमिस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को डिस्कस करती है। तो ये जो एरिया है बेटा, ये यहाँ पे ये जो एरिया है ये तो फिजिक्स का है। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स में जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। अभी बात केमिस्ट्री की हो रही है तो केमिस्ट्री में इस तरह के कंडक्टर का डिस्कशन होता है। ये जो कंडक्टर यहाँ दिख रहा है ना। अब देखो, फिजिक्स में तो ये था कि यहाँ पे एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक की जो डिस्टेंस होती है उसे लेंथ कहते हैं, और ये जो है जैसे थिकनेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। बट यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे दिख रहा है, एक मेटल का जो इलेक्ट्रोड है, एक मेटल के इलेक्ट्रोड से दूसरे मेटल इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये यहाँ पे लेंथ कहलाती है। और यहाँ पे लेंथ क्या थी, यहाँ पे एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक की डिस्टेंस या जो होती है वो लेंथ होती है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड प्लेट जो होती है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ कहलाती है। और इस जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले रखा है इसका जो एरिया होता है वो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है तो यहाँ पे L इंटू बी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ मोटाई तो जरूर होगी तो वहाँ पे इंटू एच करके भी इसका एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पे जो एरिया निकलता था फिजिक्स में वो पाई आर स्क्वायर करके निकलता था, और यहाँ पे जो एरिया निकलता है वो एल बी एच करके निकलता है ना। और ये लेंथ हो गई। तो अब समझ में आ गया कि हमें जो केमिस्ट्री में जो लेंथ लेनी है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है और ये इस प्लेट का एरिया होता है। ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, हमने यहाँ पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि सर हमारा जो आर होता है यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि ए के कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि 1/a आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। जब भी इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ मिलाते हैं तो क्या होता है कि L तो आ जाती है न्यूमरेटर में आ जाती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाता है डिनोमिनेटर में। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें एक नया कांस्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, ये इसे हम कहते हैं रो। तो रो इंटू यहाँ पे L/A यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो बेसिकली R इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया, रो इंटू L/A। ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एक जो भी नया कांस्टेंट जो मिला हुआ है, ये रो जो मिला हुआ है, रो है ना, वेयर रो जो है बेसिकली अगर हम बात करेंगे वैसे तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना। अगर हम रो की बात करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यहाँ पे कहा गया है, इसे हम यहाँ पे कहते हैं बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रो जो होता है यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। व्हाट इज द रो ओवर हियर, द रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ रो निकालेंगे भी तो रो का यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो ये यहाँ पे आ जाएगा आर, और इंटू में कितना होगा, ए अपॉन में कितना हो जाएगा, एल। ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आ गया, आर इंटू ए अपॉन एल। अब एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे ये रो जो है इसकी यूनिट पता कर लेते हैं। रो की क्या पता करते हैं, यूनिट पता करते हैं। ठीक है।
देखो बेटा, अब क्या हुआ कि यहाँ पे रो की यूनिट अगर हम पता करनी है तो बाकी जो राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ें हैं उनकी यूनिट आपको लगानी पड़ेगी। जैसे ये तो हो गया, रो हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आर है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एल है, ठीक है। अब रो की बात करेंगे तो रो सॉरी आर की बात करेंगे, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। एरिया हम लेंगे तो एरिया अगर हम लेंथ, जैसे कि लेंथ को अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, अगर मीटर में लेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और लेंथ जो हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगी, तो एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे यूनिट जो बचेगी वो क्या बचेगी, ओम सेंटीमीटर यहाँ पे बचेगी। क्या बचेगी बेटा, ओम सेंटीमीटर। ओके, तो ओम सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो हमने समझ लिया कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो हमने यहाँ पे निकाल ली, ओम सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ हम यहाँ पे और बात करेंगे। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे ये जो एक वर्ड आया है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी को और डिफाइन करना है ना। रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, अभी तक तो हमने यहाँ पे रो निकाला है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाला, रो निकाला है। अब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। रेजिस्टिविटी को समझने के लिए आपको यहाँ पे इस डायग्राम को समझना होगा। मान लो कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि कंडक्टर है। इसके अंदर डॉट डॉट जो आपको ये दिख रहा है, ये बेसिकली एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है, जिसे आप इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हो। और ये जो एक वॉल है, एक ये एंड पॉइंट है और एक एंड, ये एंड पॉइंट है। इन दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट के बीच की डिस्टेंस जो यहाँ पे कितनी है, एल है। और ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड प्लेट दे रखी है, इसका एरिया जो है वो यहाँ पे सपोज दैट हमने मान लिया कि यहाँ पे लाइक एल तो हो ही चुका, बी इंटू एच यहाँ पे सपोज कर लो, बी इंटू एच। अगर हम ये सपोज करके चले यहाँ पे कि ये एक इस तरह का यहाँ पे बॉक्स है कि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों ही बराबर है, और तीनों की डिस्टेंस यहाँ पे यूनिट है, जैसे कि मान लो कि 1 सेंटीमीटर है, तीनों ही एल बी एच तीनों बराबर है, तीनों की यूनिट हमारे पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो ऑन दिस बिहाफ जैसा कि समझ में आता है कि इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर का जो वॉल्यूम होगा यानी कि वी जो होगा, इसके अंदर का वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब तीनों ही यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के, तो 1 इंटू वन इंटू वन, तीनों ही 1 सेंटीमीटर के हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जब भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद देखो एक बात तो आपको समझना होगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एल बी और एच बराबर ले लिया। अगर मैं एल बी एच को सबको बराबर लेता हूँ तो जैसे सपोज दैट अगर मैं एरिया निकालूंगा, तो सर एरिया के लिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तो हमने ले लिया ब्रेथ, और 1 सेंटीमीटर हमने ले ली हाइट, तो एरिया जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। और लेंथ तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है ही। अब एरिया और लेंथ की दोनों की वैल्यू अगर इस वाले फॉर्मूले में यहाँ रख दी जाए, तो यहाँ पे जो हमारे पास रो है, रो इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा आर, और यहाँ पे ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। दैट मीन्स वी कैन से दैट द रो, ये जो रो जो है वो बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। इस वाले फॉर्मूले से क्या समझ में आता है, इस वाले फॉर्मूले से ये समझ में आता है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो रेजिस्टेंस जो होता है, यही रेजिस्टेंस यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी कि रो कहलाता है। और इसी रो को हम यहाँ पे बेसिकली रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, है ना बेटा, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेजिस्टिविटी में और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आर इंटू ए अपॉन एल है, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब भी होता है, जब भी निकाला जाता है, तो इट में भी पॉसिबल कि वहाँ पे एरिया जो है वो 1 नहीं होगा और वॉल्यूम लेंथ जो है 1 नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो कभी भी जो है वो आर के बराबर नहीं आएगा, मतलब कि रेजिस्टेंस के बराबर नहीं आएगा। अगर मान लो इन केस अगर कैसे भी करके हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जब वो आर के बराबर हो जाता है, किसके बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तो फिर ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसका ही दूसरा नाम आ जाता है। फिर हम इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस appear by the electrolytic cell having the volume 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले बॉक्स या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस अपेयर होता है उसे हम यहाँ पे कहते हैं रेजिस्टिविटी कहते हैं, है ना। और तो आपको दोनों में डिफरेंस समझना होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में ए और एल का जो रेशियो है वो 1 नहीं आएगा, ठीक है। अगर 1 आ जाता है तो फिर यही रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो क्या बन जाता है, रेजिस्टिविटी बन जाता है, ठीक है।
एक बात और ध्यान रखेंगे कि हर एक सब्सटेंस की जितने भी सब्सटेंसेस जो होते हैं, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो या कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, हर एक सेल का, चाहे वो कोई भी कंडक्टर हो, उसका जो रेजिस्टिविटी जो होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और डेफिनेट होती है। तो आप किसी भी सब्सटेंसेस के लिए वहाँ पे रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। मान के चलो कि आपको आपके प्रोजेक्ट फाइल में या प्रोजेक्ट वर्क में आपको कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा, तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसा कॉपर का वायर लोगे जिसकी यहाँ पे लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर हो, है ना? लेंथ कितनी हो बेटा? 1 सेंटीमीटर। यानी कि आप एक ऐसा कॉपर का वायर लोगे बेटा जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये सब जो है 1 सेंटीमीटर हो। तो आपने सपोज दैट कुछ इस तरह का यहाँ पे कॉपर का वायर बेटा लिया, ठीक है? जैसे ये कॉपर का वायर आपको दिख रहा है, ये कॉपर का वायर ले लिया। अब कॉपर के वायर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब बराबर होनी चाहिए और बराबर के साथ साथ 1 होनी चाहिए। 2, 3, 4 नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे जो ये एल है ये 1 सेंटीमीटर हो, है ना? और ये जो बी है ये भी 1 सेंटीमीटर हो, है ना? 1 सेंटीमीटर। और ये जो इसकी एच है ये भी 1 सेंटीमीटर हो। तब जा कर के यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस यहाँ पे रो कहलाएगा और यहाँ पे इस टाइम पे इस रो को कहा जाएगा रेजिस्टिविटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेजिस्टिविटी यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है बेटा? अगर मान लो कि ये डायमेंशंस ये वाली नहीं है, 1 नहीं है, अगर इसके अलावा कोई और कंडीशंस आती है, मतलब कि जब भी एल, बी और एच जब आपस में बराबर नहीं होती हैं तो वहाँ पे केवल रो आता है जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि एस आर कहते हैं। और जब ये तीनों बराबर हो जाती हैं तो वहाँ पे रेजिस्टिविटी निकल के आती है। ठीक है? तो हमने आज के 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए। पहला हमने सीखा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच ट्राइंग टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने उसका इन्वर्स लिया, जैसे हमने नाम दिया कंडक्टेंस यानी कि जी स्टार। फिर हमने पढ़ा भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा जिसे रेजिस्टिविटी कहा। अब ये पढ़ने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना बेटा? क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? तो देखो क्या होता है, लेट बिगिन। तो टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी। बेसिकली पहले सिंबल को पहचानो। ये सिंबल में जो के आपको दिख रहा है बेसिकली के नहीं होता, इसकी जो एक लेंथ है थोड़ी सी लंबी होती है और इसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं कापा। ठीक है? KAPPA कापा बोलते हैं। और कापा जो है वो कंडक्टिविटी को या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिस्कस करती है। आपको याद होगा सबसे पहले हमने यहाँ पे आर पढ़ा था, आर जो था रेजिस्टेंस था। फिर हमने इसका इन्वर्स लिया, तो इसका इन्वर्स जो है वो क्या बन गया? केवल कंडक्टेंस बन गया यानी कि जी स्टार बन गया। ठीक है? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? रो पढ़ा था हमने। रो क्या था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर इसी तरह से इसका भी इन्वर्स ले लिया जाए तो ये बन जाएगा बेटा यहाँ पे कापा यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे डिफाइन भी कहा गया है कि इट इज़ द डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यानी कि फाइनली यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला आएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है? ये फॉर्मूला आएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है? अब जैसे कि हम जानते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कापा से शो करते हैं, बहरहाल इसे बार बार के से ही डिनोट कर लेते हैं। तो कापा होता है लेकिन कापा और के में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, तो हम इस तरह से इसे नोट कर देते हैं। तो फाइनली फॉर्मूला हमारे पास कितना आ गया? कापा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो आ गया। बेसिकली मेन फॉर्मूला बेटा हमारे पास कापा का ये होता है, इट लेट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? अब क्या करना है? अब सेंस करके यहाँ पे आपको रो की वैल्यू लगानी है। तो रो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 अपॉन, तो यहाँ पे रो निकालना है ना। रो की वैल्यू क्या होती है? रो की वैल्यू क्या अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास होती है R इंटू A अपॉन एल। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, है ना। अब इस रो की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दो, तो यहाँ पे के की जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी 1 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है? और इंटू यहाँ पे ए हो जाएगा और अपॉन का एल पहुँच जाएगा ऊपर। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है बेटा? ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मेन फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 2। जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें कापा निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला जो सोचा जाएगा वो ये वाला होगा। अब एक काम कर लेते हैं, साथ ही साथ कापा की यहाँ पे यूनिट निकाल लेते हैं। इसकी यूनिट यहाँ पे क्या होगी? ठीक है? यूनिट निकालो बेटा। यूनिट निकालने के लिए यहाँ पे 1 हो गया और आर की तो हम यूनिट जानते हैं, आर की यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम होती है। एल यानी कि लेंथ हो गया, लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारे पास? सेंटीमीटर हो गया। और ये एरिया है, एरिया का यहाँ पे यूनिट जो होगा वो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम जब ऊपर जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे ये बन जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है? ओम इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कापा की जो यूनिट है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ओम इनवर्स की जगह हम यहाँ पे मो भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मो सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है? और अगर चाहो तो मो की जगह साइमन भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है बात? अब
अगर मान लो कि आपने लेंथ को सेंटीमीटर में ना लेकर के मीटर में लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मो भी आ सकता है, तो यहाँ पे मो मीटर इनवर्स भी आ सकता है, ठीक है। और मो की जगह यहाँ पे साइमन मीटर इनवर्स भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये बेटा आपको बातें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। अब एक चीज़ आपको और सीखनी होगी, जैसे कि अभी मैंने आपको एक सेल के बारे में यहाँ बताया था, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, इस सेल के अंदर ये जो इलेक्ट्रोड के बीच की जो ये डिस्टेंस यानी कि एल जो होती है और इनका एरिया, वो तो दोनों का बराबर ही रहेगा। तो इसे बेसिकली एक नाम दिया गया, इसे हम बेसिकली कहते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट को एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब एक्स जो है यानी कि सेल कांस्टेंट जो है वो एल और ए का रेशियो होता है, ठीक है। तो अगर बेसिकली यहाँ पे एल और ए के रेशियो को अगर यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया जाए, तो कापा का एक नया फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ जाएगा। कापा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन के आएगा, कापा इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 1/r, है ना, इंटू में कितना हो गया x, या फाइनली यहाँ पे इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कापा इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा x/r, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है कई बार यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, एक बार नहीं कई बार यहाँ पे न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। लेट बी इक्वेशन नंबर 3, ये भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल में कापा निकालने के लिए यूज़ होगा। अगर आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे 1/r जो है, इस 1/r की जगह, जैसे 1/r है ना, तो 1/r की जगह यहाँ पे g स्टार भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे कापा का एक फॉर्मूला और बन सकता है, कापा इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा g स्टार इंटू एक्स, यानी कि कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे आ सकता है। और यही फॉर्मूला बेटा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला देखो बेटा, कि यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कापा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कापा इक्वल्स टू कंडक्टेंस यानी कि जी स्टार इंटू सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चार चीज़ें पढ़ ली, पहले हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, फिर हमने पढ़ा कंडक्टेंस, फिर हमने पढ़ा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फिर हमने पढ़ा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कापा। कापा के जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे आपको याद रखने। कापा का पहला फॉर्मूला 1/ρ, दूसरा फॉर्मूला 1/r इंटू l/a, तीसरा फॉर्मूला कापा इक्वल्स टू x/r, और चौथा फॉर्मूला है जी स्टार इंटू एक्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने सेल कॉन्स्टेंट अभी आपको पढ़ाया था, सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है, x होता है, and it is the ratio of the distance between the electrode to the area of electrode, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर या फिर मीटर इनवर्स, जो भी होगी वो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि एक कहा गया क्वेश्चन कहा गया कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है R2, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहना कहते हैं, आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सीखा था, जो कि कंप्लीट आयनाइज होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा है कि डिजोल्व रीडली इन वाटर, यानी कि वे इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक बात है, आसानी से घुल जाते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये भी बात सही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही करते हैं। अब आगे कहा गया है कि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस इवन एट हाई कंसंट्रेशन, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं ये हाई कंसंट्रेशन पर भी डिसोसिएट होते हैं। ऐसा तो कोई रूल नहीं है, वो तो लो, अगर मान लो कि लो कंसंट्रेशन हो गया, अगर 1 मोल भी डाल दिया जाए NaCl का तो वो भी डिसोसिएट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये तो गलत है। डिसोसिएट इनटू आयंस एट हाई कंसंट्रेशन, ये भी गलत है, ठीक है। अब बचे दो ऑप्शन बचे। अब इन दो ऑप्शंस की बात करेंगे तो देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी करते हैं, लेकिन क्या जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो आसानी से घुल जाते हैं पानी के अंदर, आसानी से नहीं घुलते क्योंकि उनका पार्शियल डिसोसिएशन होता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज करेक्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहला ऑप्शन आ जाएगा, डिजॉल्व रीडली इन वाटर। आगे कहा गया कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अब देखो NaCl की बात करते हैं तो इसके 3 केस आते हैं। पहला जो NaCl है वो तो सॉलिड होता है, सॉलिड NaCl, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करता क्योंकि फ्री आयंस नहीं होते। और दूसरा जो हमारे पास NaCl होता है वो होता है बेटा हमारे पास एक्वेयस NaCl, यानी कि पानी में घुला हुआ NaCl। और तीसरा हमारे पास होता है मोल्टेन, और कभी कभी इसे फ्यूज्ड भी कह देते हैं, मोल्टेन और फ्यूज्ड NaCl, यानी कि पिघला हुआ NaCl, है ना। ये हो गए। तो ये कहा गया कि मोल्टेन NaCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो किसकी वजह से करता है, क्योंकि सर उसके पास क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होती है इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसकी वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस की वजह से होती है, हमने सीख लिया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को और समझो जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आप देखोगे आपको जो दिया गया है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी गई है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, कापा होती है। 4 सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे पहला P जो है, P की हम बात करेंगे तो P की वैल्यू हमारे पास 5 × 10⁻⁻, यहाँ पे -5 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस 7 × 10⁻⁻8 है। और R की हम बात करेंगे तो R की जो कंडक्टेंस है 1 × 10⁻10 है। और S की जो हमारे पास कापा है वो है 9.2 × 10⁻³ है। कहा गया वन दैट, मतलब वो बताइए, उसके बारे में बताइए जो कि ऑफर करेगा हाईएस्ट रेजिस्टेंस। क्या करेगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस।
अब इस क्वेश्चन को करना इतना सिंपल है। आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये क्या होता है, कापा। और उसने पूछा कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस बताओ, ये क्या होता है, आर होता है। हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, कापा इक्वल्स टू होता है 1/r इंटू यहाँ पे L/A। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, के और आर का मतलब है। तो के और आर में कौन सा रिलेशन है सर, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब कि जिसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी उसका वहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, है ना। कंडक्टेंस जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जहाँ पे कंडक्टेंस सबसे कम होगी वहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर पावर यहाँ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पावर यहाँ पे, मतलब कंडक्टेंस सबसे कम यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस इसका सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि आर जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। उससे कम -8 पावर वाला यानी कि क्यू करेगा, ठीक है। और उससे कम कौन करेगा, -5 पावर वाला यानी कि पी होगा। और उससे कम कौन आ जाएगा हमारे पास, एस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, आर। यानी कि आर विल ऑफर द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया तो आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बाकी जो हमारे पास और भी हमारे पास कंडक्टेंस है, जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड अबाउट द ऑल टाइप ऑफ कंडक्टेंस। बाकी जो बची हुई दो कंडक्टेंस होती हैं, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उन्हें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।